यही नहीं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पाकिस्तान पर भी सीधा हमला बोला और ये कहा है कि पाकिस्तान का विलय होगा या फिर समाप्त हो जाएगा। तो देखिए, विभाजन विभीषिका दिवस पर सीएम योगी आदित्यनाथ का संबोधन हुआ, जिसमें पाकिस्तान पर भी सीधा हमला बोलते हुए नजर आए और ये कहा गया कि या तो पाकिस्तान का विलय होगा या फिर पाकिस्तान समाप्त हो जाएगा। तो लगातार देखिए, जिस तरीके से अब आक्रमण विभाजन को लेकर देखने को मिल रहा है, इसी को लेकर बयान पाकिस्तान को जवाब दिया गया है सीएम योगी की तरफ से। महर्षि अरविंद ने जो 1947 के पहले घोषणा की थी, आजादी की त्रासदी, देश की विभाजन की त्रासदी आजादी के मिलने के बाद अक्सर उन्होंने इस बारे में अपनी चिंता व्यक्त भी की और उन्होंने इस बात को कहा था कि आध्यात्मिक जगत में पाकिस्तान कोई वास्तविकता नहीं है, या तो उसका भारत में विलय होगा या पाकिस्तान इतिहास से समाप्त होगा, हमेशा के लिए समाप्त होगा। क्योंकि आध्यात्मिक जगत में जब जिसका कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है, उसको नष्ट ही होना है और उसकी नष्टता, उसके नश्वरता को हमें संदेह की निगाहों से नहीं देखना चाहिए। हमें मानना चाहिए ये होगा, लेकिन इसके लिए हमें भी तैयार होना होगा। कोलकाता महिला हत्याकांड को लेकर बीजेपी का प्रदर्शन, सीएम ममता से की इस्तीफे की मांग। प्रदर्शनकारियों में शुभेंदु अधिकारी भी मौजूद रहे। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में क्राइम सीन के पास की गई तोड़फोड़, 10 मीटर के दायरे में तोड़फोड़ पर उठे सवाल। मौके पर मौजूद पुलिस ने भी नहीं रोका निर्माण कार्य। कोलकाता में डॉक्टर से दरिंदगी वाले सेमिनार हॉल की तस्वीरें आई सामने। वीडियो में बेड पर नजर आया पीड़िता का शव। कोलकाता में रेप और मर्डर केस में सीबीआई ने तेज की जांच। सीबीआई आरोपी संजय को कस्टडी में लिया। आरोपी से सीबीआई दफ्तर में पूछताछ। कोलकाता केस में थोड़ी देर में क्राइम सीन पर जाएगी सीबीआई। जांच के दौरान फोरेंसिक टीम भी रहेगी मौजूद। टेक ओवर के बाद नए सिरे से सबूत जुटा रही है सीबीआई। ट्रेनी डॉक्टर की रेप हत्या मामले में अस्पताल के स्टाफ परिवार का बयान दर्ज करेगी सीबीआई। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर और जांच अधिकारियों से भी करेगी टीम पूछताछ। कोलकाता मर्डर केस को लेकर ममता सरकार से बीजेपी के सवाल। पार्टी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने पूछा, तुरंत सीबीआई को जांच क्यों नहीं सौंपी गई? ममता पर आरोपी को बचाने का आरोपी लगाया। डॉक्टर हत्याकांड को लेकर देश भर में उबाल। यूपी में गोंडा की सड़कों पर दिखा डॉक्टर का विरोध, निकाला गया कैंडल मार्च। ठाणे में कलवा अस्पताल के डॉक्टरों ने किया प्रदर्शन। कोलकाता डॉक्टर की मौत पर जताई नाराजगी, सरकार से की इंसाफ की मांग। दिल्ली और बात यूपी में होने वाले 10 विधानसभा सीटों के उपचुनाव की। यहां उपचुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। सभी राजनीतिक दलों ने रणनीति बनानी शुरू कर दी है, तो कईयों ने प्रभारियों की घोषणा कर दी है और कहा जा रहा है प्रभारी की घोषणा के बाद कई सीटों पर जो उपचुनाव है दिलचस्प होने वाला है। रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। यूपी के 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव का बिगुल बजने वाला है, लेकिन उससे पहले सभी पार्टियों ने अपनी अपनी कमर कस ली है। सभी पार्टियां उपचुनाव में जीत का झंडा गाड़ने की तैयारियों में जुट गई है। प्रत्याशी घोषित होने से पहले प्रभारी घोषित किए जा चुके हैं, जो एक एक सीट पर विजयी होने का रोड मैप तैयार कर रहे हैं। उपचुनाव के लिए जहां एक तरफ सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ एक्टिव मोड में है, तो वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव जिलों का दौरा कर जमीनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश में जुटे हैं। योगी ने जहां पूरे उपचुनाव की कमान अपने हाथों में लेकर स्पेशल 30 को हर एक सीट पर जीतने का टारगेट रख दिया, तो वहीं समाजवादी पार्टी ने 10 सीटों में से 6 सीटों पर प्रभारियों का ऐलान कर मैदान में ताल ठोक दी है। 10 सीटों पर उपचुनाव होना है, लेकिन इसमें से 3 सीटें ऐसी है जिसने इस उपचुनाव को और ज्यादा दिलचस्प बना दिया। मिल्कीपुर, कटेहरी और फूलपुर में उपचुनाव का पारा अभी से हाई है।
दरअसल मिल्कीपुर और कटेहरी दोनों सीटों की जिम्मेदारी सीएम योगी ने खुद दी। तो वहीं अखिलेश यादव ने अपने चाचा शिवपाल यादव को कटेहरी का जिम्मा और सांसद अवधेश प्रसाद को मिल्कीपुर का जिम्मा सौंप दिया। वहीं फूलपुर से केशव प्रसाद मौर्य की अग्नि परीक्षा होगी, क्योंकि अखिलेश यादव ने अपने दूसरे बड़े दलित चेहरे इंद्रजीत सरोज को फूलपुर की जिम्मेदारी सौंप दी है। तस्वीर साफ है कि एक तरफ खुद सीएम योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य है, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने इन तीनों सीटों पर जीत के लिए दलित कार्ड चला। तो वहीं बीएसपी भी उपचुनाव के लिए काफी आक्रामक नजर आ रही है। लखनऊ में बैठक कर सभी सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी गई। इस उपचुनाव में अभी से जीत के दावे भी तमाम किए जा रहे हैं। एक तरफ यूपी सरकार में मंत्री जहां कमियों को दूर करके सभी सीटों पर जीत का दावा कर रहे हैं, तो वहीं बीएसपी प्रदेश अध्यक्ष अपनी रणनीति पर भरोसा जता रहे हैं। देखिए, हम 10 की 10 सीट जीतेंगे, भारी बहुमत से जीतेंगे। सुबह का भूला शाम को लौट के आए तो भूला नहीं कहा जाता। कुछ हमारी कमियां थी और इस कारण हम लोग कुछ सीटें हम लूज किए हैं, लेकिन हम लोगों ने उस कमियों को दूर किया है, क्योंकि आंतरिक कमियां को बताई भी नहीं जाती। कुछ कमियां रहती हैं जो कि जिनके कारण हम लोगों के साथ ऐसा हुआ। तैयारी करके 10 की 10 सीटों को जीतना, बस। क्या प्रत्याशी के नामों का ऐलान हुआ है? ऐलान जब होगा तो आप लोग मालूम हो जाएगा, अभी नाम ऐलान नहीं। कुल मिलाकर उपचुनाव का चक्रव्यूह तैयार है। अब इंतजार है तो उन योद्धाओं का जो इन सीटों के सियासी मैदान में उतरकर अपनी पार्टी की जीत के लिए दौड़ लगाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इधर अब बात करते हैं बांग्लादेश की, क्योंकि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के बाद पूरी दुनिया भर में हिंदुओं का आक्रोश देखने को मिल रहा है। लेकिन इस बीच तख्ता पलट के बाद शेख हसीना पहली बार सामने आए। जनता से उन्होंने एक अपील की है। देखिए खास रिपोर्ट। बांग्लादेश में हिंसा और आगजनी के साथ ढाका में पिछले कई दिनों से हिंदुओं का प्रदर्शन जारी है। 5 अगस्त से हिंदू के खिलाफ जारी हिंसा को लेकर बांग्लादेश में हिंदू बेहद गुस्से में हैं। सिर्फ बांग्लादेश में ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों में हिंदुओं ने बांग्लादेश में हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज बुलंद की, जिसने नई सरकार को हिलाकर रख दिया है। ये हालात और तमाम तस्वीरें शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ने और तख्तापलट के बाद की है। बांग्लादेश छोड़ने के बाद पहली बार शेख हसीना ने बयान जारी किया। उनके इस बयान को बेटे सजीव वाजिद जॉय ने एक्स पर शेयर किया। इस बयान में शेख हसीना ने अपने परिवार की कुर्बानियों को गिनाया। इसके अलावा उन्होंने बंग बंधु की प्रतिमाओं के अपमान पर भी दुख जताया। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में हिंसा करने वालों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। शेख हसीना ने कहा कि पिछले जुलाई से देश में आंदोलन के नाम पर तोड़फोड़, आगजनी और हिंसा में कई जाने जा रही हैं। आतंकवादी हमलों के परिणाम स्वरूप मारे गए लोगों के प्रति उन्होंने अपनी संवेदना व्यक्त की और आत्मा की शांति की प्रार्थना की। शेख हसीना ने मांग की कि हत्या और बर्बरता की उचित जांच की जाए और दोषियों की पहचान कर उन्हें उचित सजा दी जाए। साथ ही देशवासियों से 15 अगस्त को शोक दिवस मनाने की अपील की। शेख हसीना के बेटे जॉय ने भी हिंदुओं पर हिंसा की बात मानी और यूनिस सरकार को घेरा है। तो हाल ही में जेल से रिहा हुई पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया ने अपनी पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के दफ्तर के बाहर धरना देने का ऐलान किया। इस धरने के दौरान खालिदा जिया पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ नरसंहार का मुकदमा चलाने की मांग करेंगी। बांग्लादेश में हुए तख्ता पलट के बाद हिंसा की आग ने सबसे ज्यादा किसी को जलाया तो वो बांग्लादेशी हिंदू हैं। दुनिया भर में विरोध प्रदर्शन के बाद अब अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस ने कल ढाकेश्वरी मंदिर में हिंदुओं से मुलाकात की। सारी दुनिया में नई सरकार की थू-थू के बाद यूनुस ने हिंदुओं को उनकी सुरक्षा का भरोसा जताया। तो बीएनपी भारत से दोस्ताना रिश्तों की बात कर रहा है। भारत बांग्लादेश के रिश्ते निश्चित रूप से और मजबूत होंगे, क्योंकि एक राजनीतिक दल के रूप में हम हमेशा भारत को अपना पड़ोसी और मित्र मानते हैं। लेकिन हम भारत को कुछ मुद्दों पर समाधान के लिए आमंत्रित भी करते हैं। हम भारत के साथ अच्छे दोस्ताना रिश्ते चाहते हैं। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार अब बस माफी मांग रही है। बीएनपी भारत से दोस्ताना रिश्तों की बात कर बीच का रास्ता निकालने की कोशिश में है, लेकिन सिर्फ इन कदमों से काम नहीं चलेगा, क्योंकि हिंदुओं को इंसाफ चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।